देखिए आज जो अपना अगला टॉपिक लिखे वो लिखे डेटा टाइप। देखिए नॉर्मली अगर आप इससे पहले जो भी लैंग्वेजेस है लाइक सी, सी प्लस प्लस या जावा, उन लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें तीन चीज़ों को साथ में पढ़ना होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा पहले गो थ्रू दे देता हूँ। जैसे आप सी लिखो, सी प्लस प्लस पढ़ो या जावा पढ़ो, ठीक है। इन तीनों ही लैंग्वेज के अंदर जब भी हम किसी डेटा की बात करते हैं तो उस डेटा में हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले डेटा टाइप, दूसरा वेरिएबल, और तीसरा जो है दिस इज व्हाट। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब हम सी, सी प्लस प्लस या जावा के अंदर किसी भी वैल्यूज के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो हमें तीन चीजों का यूज करना पड़ता है। पहले उसके डेटा टाइप का, दूसरा उसके वेरिएबल का, और तीसरा लिटरल। दिस इज बेसिकली कॉल्ड लिटरल, और आप इसे कह सकते हो कांस्टेंट, ठीक है। तो इन तीनों ही लैंग्वेजेस में क्या होता है, किसी भी लिटरल का लिखने का अपना एक तरीका होता है, और वो लिटरल एग्जैक्टली क्या है वो वेरिएबल कभी डिसाइड नहीं कर सकता। एक सी, सी प्लस प्लस या जावा में कभी भी अगर आप स्टडी करोगे, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ x इक्वल टू 2, तो इट इज वैलिड और इनवैलिड? इट इज इनवैलिड सिंटेक्स। ये इनवैलिड सिंटेक्स है क्योंकि वहां पे अकेला वेरिएबल और लिटरल कुछ नहीं कर सकते। आपने इसको 2 एज ए लिटरल दिया है, बट ये 2 किस टाइप का है ये इस वेरिएबल को बताना पड़ेगा। अगर इंट टाइप का है तो आपको लिखना पड़ेगा इंट है, फ्लॉट टाइप का है तो आपको लिखना पड़ेगा फ्लॉट है। मतलब वहां पे कहानियों में ट्विस्ट क्या था, वहां पे चीजें थी वो एक तरह से दोगली थी। दोगली इन द सेंस आप यहाँ लिख रहे हो फ्लॉट, यहाँ लिख रहे हो एक्स, और यहाँ लिख रहे हो 2। तो ये फ्लॉट है, ये वेरिएबल है, बट ये तो आपका इंट टाइप है। तो मजबूरन यहाँ से इस फ्लॉट को देख के इसे 2.0 यानी इसे गिरगिट बनना पड़ता था कि भैया जब ये फ्लॉट बन रहा है तो मुझे फिर 2.0 बनना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट। तो अदर लैंग्वेजेस में ये सिनेरियो हुआ करते थे। पाइथन ने क्या किया, चीजों को आसान करने के लिए सारा का सारा पावर, सारा का सारा पावर किसको दे दिया, सारा का सारा पावर वेरिएबल को दे दिया। यहाँ पे जो तीन चीजें हैं उसने बोला वेरिएबल को तुम वैल्यू बताओ, वेरिएबल को तुम वैल्यू बताओ, वेरिएबल ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा उसका टाइप क्या है। आपको एक्सप्लिसिटली लिखने का नीड नहीं है, अलग से आपको नहीं बताना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक डिसाइड होता है यहाँ पे। इसलिए पाइथन में हम लिटरल को चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, बट देयर इज नो नीड, अलग से लिटरल पढ़ने का कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि लिटरल को हम किसके साथ स्टडी कर सकते हैं, डेटा टाइप के साथ। तो यही चीज अगर हम पाइथन के कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे तो क्या है, तो पाइथन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैलिड है, क्योंकि ये 2 जैसे ही आपने x को दिया, x ने अपने आप डिसाइड कर लिया मैं इंटू, आपने इसे 2.0 लिखा, x ने अपने आप डिसाइड कर लिया मैं प्लॉट हूं। तो ये x ऑटोमेटिक डिसाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ही इटसेल्फ डिसाइड इट्स डेटा टाइप। ये एक अपने आप में एक नेचर होता है, इसीलिए हमें इसे 3 पार्ट में तोड़ने का नीड नहीं है। इवन हम डेटा टाइप को समझने का मतलब क्या है, हमें लिखने का नीड नहीं है, बट जब आप वेरिएबल को वैल्यू दोगे तो उसका कोई ना कोई डेटा टाइप तो ऑटोमेटिक पाइथन अजम करेगा ना, वो कैसा होगा वो हमें सीखना है, ठीक है। तो इसी चीज को देखो समझने के लिए अब हम ब्रॉड कैटेगरी में अगर बात करते हैं कि जो भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, जो भी हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, अगर हम लैंग्वेज टू लैंग्वेज इसको डिसाइड करें तो हम कहेंगे कि 2 तरह के हमारे डेटा टाइप होते हैं। पहला आपका होता है स्टैटिक डेटा टाइप, और दूसरा आपका होता है डायनेमिक डेटा टाइप। स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, अगर आपको डेटा टाइप बताना पड़े या एक डेटा टाइप को हमने फिक्स कर दिया कि आपको इसी टाइप का वैल्यू लेना है, आप किसी वैल्यू को ले ही नहीं सकते, तो सच टाइप ऑफ द डेटा टाइप इज कॉल्ड स्टैटिक। तो स्टैटिक का सिंपल सा मतलब हमारे लिए क्या समझ में आया कि इफ वी डिक्लेयर डेटा टाइप
मैन्युअली मैन्युअली देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा टाइप। अगर आप खुद लिख रहे हो आपका डेटा का टाइप कैसा है आपने बताया तो मैनुअल हुआ ना, तो वो जो हुआ वो किस टाइप का डेटा टाइप काउंट होगा, स्टैटिक। और ऐसा किस में होता है, तो जो भी सी प्लस प्लस या जावा इन लैंग्वेजेस की अगर आप बात करते हो तो इनमें हमारा डेटा टाइप कैसा होता है, स्टैटिक ही होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि ये जो आपका डेटा टाइप है, अगर मैं ये 2 ले रहा हूँ ये इंट है तो ये आप बता रहे हो। अभी तो ऑटोमेटिक मोड पे नहीं छोड़ सकते, छोड़ोगे तो कंपाइलर आपका एरर दे देगा, तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ये मस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। बट रादर देन अगर अपन ये बोले कि अगर हम डेटा टाइप लिखे ही ना और हमारा कंपाइलर खुद ऑटोमेटिक ही वो अज्यूम कर ले तो तो ज़्यादा अच्छा है, उसे हेडेक नहीं बढ़ेगा या प्रोग्रामर का बर्डन कम हो जाएगा। बट उसे वैल्यू के बारे में सोचना है, डेटा टाइप ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। तो अगर आप डायनेमिक की बात करते हो तो डायनेमिक का मतलब क्या होगा, इफ डेटा टाइप is automatically decided by its value, not explicitly declared। ठीक है, तो आपको अलग से एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने का नीड नहीं है। आपका वैल्यू जो आएगा वो ऑटोमेटिक आपके डेटा टाइप को अगर सपोज कर लेता है तो उस तरह के डेटा टाइप को हम कहते हैं डायनेमिक डेटा टाइप। ठीक है, और डायनेमिक डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मली पाइथन में है। पाइथन के अलावा अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो जावास्क्रिप्ट में भी क्या है, तो जावास्क्रिप्ट में भी डायनेमिक ही होता है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने पढ़ा है तो जावास्क्रिप्ट पे हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, आइदर यूजिंग लेट लेट और var। तो बस आप वहां पे ये बताते हो कि ये एक वेरिएबल है, बट ये कहाँ बताते हो वेरिएबल किस टाइप का है। तो आपने var x इक्वल टू 10 लिखा, var x इक्वल टू 10.5 लिखा, तो हम डेटा का टाइप नहीं बता रहे, बट वहां पे हमें परमिशन देना पड़ता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के बारे में बताओ, उसका टाइप ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट में भी है और ये हमारे पाइथन में। ठीक है, और सिंपल सा क्या होगा एग्जांपल, तो एग्जांपल सीधा सीधा है कि बस आप अपना वेरिएबल लो, वैल्यू लो, डेटा टाइप की टेंशन ही ना लो, डेटा टाइप का टेंशन ही ना लो। तो इस तरह का ये डेटा टाइप है, किस तरह का डेटा टाइप है, ये डायनेमिकली टाइप्ड डेटा टाइप है। ठीक है, जो आपको यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका स्टैटिक आ गया जहाँ हम खुद लिखेंगे, और एक डायनेमिक आ गया जहाँ हमें नहीं लिखना, कंपाइलर ऑटोमेटिक अज्यूम करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे पाइथन के अंदर जो भी हमारे डेटा टाइप है वो डायनेमिक है, चलो बढ़िया बात है, मतलब हमें डिक्लेयर नहीं करने, ऑटोमेटिक आपका कंपाइलर जूम कर लेगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब पाइथन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पे पाइथन की अच्छी बातें हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, पाइथन को हम बोलते हैं कि पाइथन इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्योर। अब प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। जावा के अंदर जैसे सी तो खैर होता ही नहीं है, सी तो सिंपल प्रोसीजर होता है, सी प्लस प्लस है वो हाइब्रिड होता है। ठीक है, और जावा भी अगर आप बोलते हो तो जावा प्योर नहीं होता, क्योंकि जावा में भी प्योर वाला काम नहीं है। जावा 99% आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल सकते हो, पर जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता। हम ये नहीं बोल सकते 100% ऑब्जेक्ट है, नहीं। जब 100% ऑब्जेक्ट है तो इंट x इक्वल टू 2 में x ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है वहां पे, वहां तो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो आप जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते, बट पाइथन 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो पाइथन इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज इन पाइथन
एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। अगर आप पाइथन के कॉरेस्पॉन्डिंग सोच रहे हो तो अपने दिमाग में सीधा सा सेट कर लो कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, सब कुछ जो बन सकता है, हर चीज को यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया है। तो इसका मतलब फिर हम यहाँ से अगर डेटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करें तो इसका मतलब भी डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, तो डेटा टाइप भी यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप सी सी प्लस प्लस या जावा की कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हो हम वहां लिखते हैं इंट x इक्वल टू 2। तो ये जो आपका x है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये प्रिमिटिव टाइप का वैल्यू है जो ऑब्जेक्ट कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्लास बनाओ वहां पे। मान लीजिए स्टूडेंट नाम का आपने कोई क्लास बनाया है और स्टूडेंट नाम के क्लास का आपने एस नाम से कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज इन फॉर एग्जाम्पल जावा। तो आप यहाँ पे इस एस को ऑब्जेक्ट कह सकते हो क्योंकि ये इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, बट ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रिमिटिव टाइप है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है बट ये ऑब्जेक्ट है। पर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाइथन हम क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू पाइथन हम बोलेंगे दोनों ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पाइथन में सब कुछ क्या होता है, बस इसको लिखने का नीड नहीं है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट होने की वजह से डेटा टाइप भी हमारे लिए ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्या कहेंगे, इन पाइथन डेटा टाइप is also an object which refer to some inbuilt classes। तो पाइथन में जो आपके डेटा टाइप है वो भी ऑब्जेक्ट ही होंगे, और ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का। तो अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई एक क्लास होगा। हाँ, तो कहाँ है वो क्लास, तो वो क्लास ऑटोमेटिकली इनबिल्ट क्लास होगा जो पाइथन में कहीं ना कहीं किसी लाइब्रेरी में बना हुआ होगा, बस हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और यूज करना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए। अब पाइथन में डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट होने का फायदा क्या है, तो बहुत अच्छा वाला फायदा है। कैसे, देखो सी सी प्लस प्लस या जावा में कहीं पे भी जाऊं और मैं आपसे पूछूं सिंपल सा, लाइक अगर मैं आपसे जावा में पूछूं कि बताइए इंट का साइज कितना होता है, तो इफ यू नो अबाउट द जावा देन यू रियली नो अबाउट इट कि इंट का साइज 4 बाइट होता है। लाइक आपका बाइट 1 बाइट का होता है, शॉर्ट 2 बाइट का होता है, इन 4 का होता है और लॉन्ग आपके 8 का होता है। ठीक है, तो जहाँ साइज आएगा 100% वहाँ रेंज भी आएगा। तो अगर आपने 1 बाइट कहीं बोला है और उस 1 बाइट के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आप डिफाइन करना चाहो तो 1 बाइट यानी 2 का पावर 7 यानी रफली -128 से प्लस के 127 तक आप उसे वैल्यू दे सकते हो। तो जहां पे भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होंगे वहां पे साइज का और रेंज का कॉन्सेप्ट होगा। बट यही चीज जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ, अब तो 2 वैलिड है या नहीं है ये इस इंट की औकात पे डिपेंड करता है। अगर मैंने इसे जावा में लिखा तो जावा में इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है। 4 बाइट बहुत होता है, 8 चौको 32 32 बिट होता है। 32 बिट के अकॉर्डिंग अगर आप उसे कन्वर्ट करोगे तो -2 का पावर 31 से प्लस का 2 का पावर 31 -1 इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। पर उससे बड़ा नंबर लिखोगे तो ये भी नहीं लेगा, नहीं लेगा। बट अगर मैंने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं आपसे पूछता हूँ बताइए इस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, तो इस स्टूडेंट क्लास का साइज तो उस स्टूडेंट क्लास के अंदर आने वाले एट्रीब्यूट और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। हम कैसे बताएं, अच्छा तो फिर रेंज क्या होगा, जब साइज नहीं बता सकते तो रेंज कहां से बताएं। तो पाइथन के डेटा टाइप का सबसे बढ़िया चीज क्या है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द साइज एंड रेंज। पाइथन के डेटा टाइप का कोई साइज नहीं, पाइथन के डेटा टाइप का कोई रेंज नहीं। तो इसका मतलब आप जितना बड़ा वैल्यू देना चाहो दे दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो प्रिमिटिव है ही नहीं, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है
जो पता होना चाहिए आपको, और वो क्या है, देयर इज नॉट एप्लीकेबल concept of size and range for data types in Python. तो पाइथन के अंदर जो भी आपके डेटा टाइप रहेंगे, हम उसके बारे में ये कहेंगे कि उसका कोई साइज नहीं होता, और साइज नहीं होगा तो रेंज भी नहीं होगा। तो आप इंट को कितना बड़ा वैल्यू देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई साइज ही नहीं। ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छी ब्यूटी होती है जो आपको समझ आना चाहिए। क्लियर। फोर्थ वन इज, जो भी हमारे, अब हमने कोई भी वेरिएबल लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 2, तो जब हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं लगाया तो हम कैसे विश्वास करें ये इंट है? ये कौन बताएगा ये इंट है? तो इसके लिए यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसकी मदद से आप किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हो, और उस फंक्शन का नाम टाइप ही होता है। डेटा टाइप चेक करना है, देन यू कैन यूज टाइप फंक्शन। इसीलिए आप सिंपल सा क्या ध्यान रखोगे यहाँ पे, वी कैन चेक तो वी कैन चेक द टाइप ऑफ ए वेरिएबल यूजिंग टाइप फंक्शन, यूजिंग टाइप फंक्शन। तो हम जो फंक्शन है जिसकी मदद से हम किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेक करेंगे वो टाइप होगा। सिंपल सा, आपने लिख दिया x इक्वल टू 2 और आपको इसका टाइप चेक करना है, तो आप सीधा लिखिए प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखिए टाइप, और टाइप में आप लिखिए x। तो ये आपको बदले में बता देगा ये किस टाइप की क्लास से बिलोंग कर रहा है, और रिजल्ट इज int, आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर फोर्थ पॉइंट। And the fifth and the very very important point is, देखिए पाइथन जो है वो मेमोरी इफिशिएंसी पे काम करता है, और मेमोरी इफिशिएंसी पे काम करता है इसका मतलब क्या, तो पाइथन ये बोलता है कि अगर आपके पास में कोई भी लिटरल ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 10 और फिर मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा, कितने ऑब्जेक्ट है? ठीक है, तो देखिए एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है रेफरेंस। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो वेरिएबल है ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट तो खुद वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 10 अपने आप में एक वैल्यू होगी जिसको रेफर कौन कर रहा होगा, x। वैसे 20 ही अपने आप में एक वैल्यू होगी जिसको रेफर कौन कर रहा होगा। इसका मतलब x का अपना कोई एक मेमोरी बना होगा और y का अपना एक मेमोरी बना होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, बट इसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं ये ना बोल के आपको ये बोलूं कि मैंने x का वैल्यू भी 10 दिया और मैंने y का वैल्यू भी 10 दिया है, तो पाइथन यहाँ पे मेमोरी को इफिशिएंट यूज करने के लिए पाइथन क्या कहते हैं, पाइथन ये कहता है कि भैया पहले हम लिटरल को देखेंगे।
पहले हम लिटरल को देखेंगे, तो लिटरल कितना है 10, और इसको पहले वाला वेरिएबल रेफर कर देंगे। फिर जैसे ही हमने देखा कि दूसरा लिटरल कितना है, तो क्या ऑलरेडी ये लिटरल कहीं ना कहीं बना हुआ है? क्या ये लिटरल ऑलरेडी कहीं ना कहीं बना हुआ है? अगर बना हुआ है तो हम उस लिटरल के लिए नई मेमोरी नहीं एलोकेट करें, बिकॉज दैट इज द मेमोरी यूटिलाइजेशन। आपके पास ऑलरेडी एक डेटा बना हुआ है, और जो बनी बनाई चीजें आपके पास जब पड़ी है, एक सिंपल सी बात है, आपने फॉर एग्जांपल ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर करके आपके पास से बर्गर पड़ा है, अब एक बर्गर आपके पास ऑलरेडी पड़ा और एक आप बनाने गए, तो स्टुपिडिटी क्या है, बना क्यों रहे हो जब ऑलरेडी बना पड़ा है भैया? तो जो चीजें आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यू यूज इट, डोंट वेस्ट योर मेमोरी। तो आपको मेमोरी वेस्ट नहीं करनी, इसीलिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा, बट उसको रेफर करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल दो चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ये है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, इट इज बेसिकली द रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनेंगे और दोनों को दो वेरिएबल रेफर करेंगे, बट यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको दोनों रेफर करेंगे, ताकि मेमोरी की इफिशियंसी को प्रॉपर यूज किया जा सके। अब आप कहोगे सर हम कैसे विश्वास करें इस चीज पे? हाँ तो ठीक है ना, उसके लिए है हमारे पास बना बनाया फंक्शन, डोंट वरी अबाउट इट, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड आईडी फंक्शन है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई भी सच में ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक होता है, और अगर ऑब्जेक्ट यूनिक होगा तो उसका आईडी भी यूनिक होगा। आईडी जस्ट लाइक द एड्रेस, लाइक सी या सी प्लस प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग आप वहां पे एड्रेस की बात करते हो, ऑब्जेक्ट में हम एड्रेस की बात नहीं करते, आईडी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर आईडी जानना है, आप जान सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास बना बनाया फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड आईडी फंक्शन हियर। तो वी कैन, दिस इज द फिफ्थ वन, so we can find object id of any object using id function। ठीक है, तो यहां से अब हम चीजों को थोड़ा इजी वे में समझेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि अगर हम यहाँ पे आईडी ऑफ एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो एक नंबर आएगा, एक रैंडम नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जब आप आई वाई की आईडी प्रिंट करवाओगे तो एक अलग ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो अपने आप में एक अलग आईडी है, तो दोनों का आईडी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये तो बात रही इनकी, बट अगर आप यहाँ से x का और y का आईडी अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों किसको रेफर कर रहे हैं, एक को ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को देखोगे तो जो भी आईडी बनी होगी रैंडम, कुछ भी रैंडम नंबर आएगा वो दोनों का सेम आईडी। तो कैसे पता चलेगा, तो बहुत आसान है, आईडी चेक करो। तो आपने जब जब ऑब्जेक्ट बनाए आप उनका आईडी चेक करते चलो, अगर उनका आईडी सेम आता है इसका मतलब 100% क्या है, एक ही वैल्यू को दो अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, मतलब उसके लिए नई मेमोरी नहीं बनी। ठीक, इसको अपन एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए मैंने ए का वैल्यू 10 लिया और बी का वैल्यू मैंने 20 लिया, तो अगर सबसे पहले आपको जानना है टाइप क्या है तो आप टाइप यूज कीजिए, तो टाइप में ये आपको बता देगा कि ए का टाइप क्या है और बी का टाइप क्या है, जो भी आपने वैल्यू लिखी हो। ठीक, एंड चेक इट।
यहाँ से आप चेक करोगे तो py और आपके प्रोग्राम का नाम है hello डॉट, तो चेक इट, देखो क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है। तो अगर आप दोनों ही वेरिएबल का टाइप देख रहे हो तो ये क्या बोल रहा है, ये इंट नाम का क्लास है और ये इंट नाम का क्लास है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रिटर्न करता है, अपनी क्लास का नाम। तो यहाँ से क्या यूज कर रहे हो, टाइप यूज कर रहे हो, तो टाइप से आपको क्या पता चल गया, उनके डेटा टाइप के बारे में, यानी वो ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करते हैं। पर यहीं पे अगर आप इनका आईडी देखते हो, तो चेक इट, दोनों का आईडी है, एक रैंडम नंबर है, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, आप इन दोनों नंबरों को वॉच करो, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट बने हैं। अगर दो अलग अलग नंबर्स में आपको दो अलग अलग आईडीज मिल रही हैं, देन इट इज 100% श्योर कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं। बट यहीं पे अगर मैं ऐसा ना कह के अगर इसको भी 10 कर दूं, दोनों का वैल्यू 10 कर दिया, अब चेक इट। अब अगर आप इसे चेक करते हो, चेक द आईडी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट, इट प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। तो अगर एक ही वैल्यू को दो वेरिएबल रेफर कर रहे हैं, बट कमाल की बात क्या है, मेमोरी एक ही बार बनी है, मेमोरी दो बार नहीं बनी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो दो अलग अलग आईडीज हैं, 100% दो बार मेमोरी एलोकेट हुई है। बट यहाँ पे अगर एक ही ऑब्जेक्ट बना है, क्योंकि दोनों का आईडी सेम है, 100% एक ही बना है, दूसरा बनेगा ही। ठीक है, जो चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? एंड द लास्ट पॉइंट इज, सिक्स पॉइंट इज, अब देखिए जब भी हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के दो तरह के नेचर होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो तरह के नेचर होंगे, या तो जो ऑब्जेक्ट आपका होगा वो आपका म्यूटेबल होगा, या जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका इम्यूटेबल रहेगा। एक ऑब्जेक्ट हम इसे कहते हैं म्यूटेबल और एक होता है हमारा इम्यूटेबल। क्योंकि अगर ये वर्ड आपको नहीं पता तो बिलीव में आप समझ ही नहीं पाओगे कि पाइथन के डेटा टाइप सच में कैसे कैटेगराइज होते हैं। तो पाइथन के डेटा टाइप ऐसे ही होते हैं, एक म्यूटेबल कैटेगरी का होता है और एक इम्यूटेबल कैटेगरी का होता है। तो आपको समझ आना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द म्यूटेबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल। ठीक है, तो देखो म्यूटेबल मीन्स, म्यूटेबल, म्यूटेंट, अरे एक्समैन, इतनी सारी हॉलीवुड मूवीज बनी है, क्या लिया है कि इंसान को लेके उसमें छिपकली के गुण डाल दिए और उसमें छिपकली का पावर आ गया, डायनासोर का वो आग उगलने लग गया, वो डायनासोर का पावर आ गया। म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब किसी भी इंसान के जीन में चेंज करके उसमें कोई अलग से क्या डाल दिए, लक्षण डाल दिए, अब डाले तो उसकी इंसान में है ना। तो म्यूटेंट का मतलब होता है चेंज करना, पर चेंज किस में किया, उसी इंसान की बॉडी के अंदर, अलग से कोई इंसान नहीं आया ना यहाँ पे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब आप उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करोगे वो उसके अंदर ही होगा, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो म्यूटेबल का मतलब, ठीक है, इफ वी चेंज इट्स वैल्यू then there is no new object is created that is changes reflects itself the object, changes reflects itself the object। तो अगर आप म्यूटेबल की बात करोगे तो अगर कभी भी मैं ऐसा बोलूं कि ये ऑब्जेक्ट म्यूटेबल है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट में आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो उसके अंदर ही होगा, उसके लिए कोई नया ऑब्जेक्ट बनाने का नीड नहीं है, वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगा।
ठीक है। लेकिन अगर आपने बोला वो इम्यूटेबल है, आपने बोला वो इम्यूटेबल है, इसका मतलब जब जब आप उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करोगे उसके लिए आपको एक नए ऑब्जेक्ट की नीड होगी। चलो छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सी में या सी प्लस प्लस में या जावा में एरे के बारे में हमने पढ़ा। तो एरे के बारे में हम क्या जानते हैं कि अगर मैं चलो जावा के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि जावा का एरे का सिंटेक्स लिख रहा हूँ, दिस इज सिंटेक्स ऑफ द जावा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी एरे लिया, मान लीजिए ये आपने एरे लिया, ठीक है, तो इस एरे का साइज कितना है? 4। तो ये 4 ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब अगर आप 0 से 3 इंडेक्स पे अगर कोई भी वैल्यू देते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर इसमें इंडेक्स 0 से 3 4 पे अगर कोई भी वैल्यू देता हूँ, क्या ये ले लेगा? क्या मैं इंटीजर 4 पे कोई भी वैल्यू इस एरे को देता हूँ, क्या ये ले लेगा? नहीं लेगा। ये तो साफ साफ बोल देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, भैया मेरी तो काट से ही बाहर का है, मैं ले ही नहीं सकता। इसका मतलब ये चेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मतलब मेरे को चेंज करने का सोचना भी मत, नहीं लूंगा मैं चेंजेस, ठीक है। बट अगर मुझे इसी में 5th वैल्यू डालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक और नया एरे बनाना पड़ेगा, उस एरे में इन चारों को कॉपी करना पड़ेगा, उसका साइज 5 लेना पड़ेगा और 5वां एलिमेंट ये डालना पड़ेगा। तो मेरे को 5 नंबर्स का एक एरे ऑब्जेक्ट बनाना है, बट उसके लिए क्या इस ऑब्जेक्ट ने बोला मैं ले लूंगा? नहीं, बोला भाई दूसरा बना, मैं नहीं ले सकता चेंजेस करना मेरे बस का ना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ये बोले कि भैया चेंजेस मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, दैट इज इम्यूटेबल, वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। चेंजेस करना है तो नए ऑब्जेक्ट में करो, या अगर होगा चेंजेस तो नया ऑब्जेक्ट ही बनेगा, नया ऑब्जेक्ट ही बनेगा। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज स्ट्रिंग। अगर आप जावा में स्ट्रिंग पढ़ते हो तो स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो उस स्ट्रिंग में नहीं होता, उसके लिए नया ऑब्जेक्ट बनता, ठीक है। तो इम्यूटेबल का मतलब इफ वी चेंज its value then always a new object is created। तो जब भी आप इसका वैल्यू बदलने की कोशिश करोगे हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। अब जाके आप पाइथन के डेटा टाइप समझ सकते हो कि पाइथन के जो डेटा टाइप होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है म्यूटेबल और एक होता है इम्यूटेबल। तब आपको समझ में आना चाहिए कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल कैटेगरी का होता है और कौन सा वाला म्यूटेबल कैटेगरी का होता है। अगर आपने पहले से याद रख लिया तो आपको पहले से ही पता होगा कि इसमें चेंज करो नया कुछ नहीं बनने वाला। कैसे पता करोगे? आईडी चेक कर लो, अरे इसी के लिए तो आईडी है। आपने चेंजेस किया, 2 ऑब्जेक्ट्स बने, कैसे पता करोगे? आईडी चेक कर लो। आपने चेंजेस किया, नया ऑब्जेक्ट बना, नहीं, कैसे पता करोगे? आईडी चेक कर लो। तो आईडी से हम चेक कर सकते हैं कि नया ऑब्जेक्ट नहीं बना या नया ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं तो उनको अपन मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। पर इतना कुछ पता होना चाहिए सिर्फ डेटा टाइप पढ़ने के लिए। पाइथन का डेटा टाइप कोई नॉर्मल डेटा टाइप नहीं है, ये सुपर नेचुरल पावर के साथ आने वाला डेटा टाइप है। इसके लिए आपको ये 6 पॉइंट समझ में आने जरूरी थे। अब जो भी डेटा टाइप है उनको थोड़ा लंबा क्लास होगा उसका, रफली अगर अपन पूरे डेटा टाइप पढ़ते हो तो रफली 6 से 7 क्लास होगा ओनली डेटा टाइप पे। उसके बाद में आप आगे की चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है।